हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए द्विगुणन को पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी आपके 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। इसके अंतर्गत इस चैप्टर से हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और अब हम देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। तो डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपल मीनिंग है डीएनए से डीएनए का निर्माण होना। ठीक है, मतलब कि डीएनए से डीएनए का बनना, इसी को हम डीएनए का द्विगुणन बोल सकते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए स्वयं की कॉपी या प्रतिकृति तैयार करता है। मतलब डीएनए द्विगुणन में डीएनए अपनी स्वयं की कॉपी बनाता है, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के द्वारा कोई जीव अपने गुणों को अपने अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए द्विगुणन की, ये कोशिका चक्र की अंतरावस्था की एस फेज में होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की कौन कौन सी मेथड प्रस्तावित की गई हैं। तो यहाँ पर डेल ब्रुक के अनुसार, ठीक है, इन्होंने डेल ब्रुक ने सजेस्ट किया था डीएनए रेप्लिकेशन की 3 मेथड को इन्होंने सजेस्ट किया था, जिनमें से किसी एक के द्वारा डीएनए द्विगुणित होता है। तो इसमें पहली जो मेथड है वो है डिस्पर्सिव मेथड, जिसको कि परिक्षेपी विधि भी कहते हैं। इसमें डेल ब्रुक ने बताया कि डीएनए द्विगुणन के समय जो पेरेंटल डीएनए होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, यानी कि उसके दोनों स्ट्रैंड छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं। रेप्लिकेशन के समय इन डीएनए खंडों के बीच बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें नए डीएनए खंड आकर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से डिस्पर्सिव मेथड के द्वारा नए डीएनए का निर्माण होता है। तो इसको डायग्राम से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये एक डीएनए है, इसको हम मानते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए है। जब इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर द्विगुणन के पश्चात 2 डीएनए का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेरेंटल डीएनए हैं और जो नए डीएनए खंड हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, पेरेंटल डीएनए एंड न्यू डीएनए इज मिक्स्ड, यानी कि पेरेंटल डीएनए की पूरी लंबाई में यहाँ वहाँ परिक्षेपित रहते हैं, इसलिए इसको परिक्षेपी विधि कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंजर्वेटिव मेथड, जिसे कि पूर्ण संरक्षी विधि भी कहा जाता है। तो इसमें डेल ब्रुक ने बताया कि इस विधि के अंतर्गत जो पेरेंटल डीएनए होते हैं उसके दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के समान कार्य करते हैं और वो नए डीएनए का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर द्विगुणन से जो डीएनए बनेंगे उसमें एक डीएनए पेरेंटल डीएनए होगा और दूसरा डीएनए न्यू डीएनए कहलाएगा। एक पूरा डीएनए जो है वो पेरेंटल डीएनए होगा और दूसरा डीएनए जो है वो नया डीएनए होगा। ठीक है, तो ये हो गई कंजर्वेटिव मेथड। अब तीसरी मेथड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षी विधि। इस विधि को वाटसन और क्रिक ने बताया था। उसके बाद मेसेल्सन एवं स्टॉल नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इस मेथड को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, यानी कि उन्होंने इसकी प्रायोगिक पुष्टि की कि जो डीएनए का द्विगुणन है या डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होता क्या है कि इसमें जो पेरेंटल डीएनए है, तो रेप्लिकेशन के समय ये पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के समान कार्य करते हैं तथा अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी कि अनुपूरक स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनेंगे उसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और दूसरा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, दोनों डीएनए में सेम यही दिखाई दे रहा है, इसलिए इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा गया है। मतलब इसमें जो डीएनए हैं वो आधे डीएनए यहाँ पर एक जनरेशन में आधे डीएनए जो हैं वो कंजर्व हो जा रहे हैं, संरक्षित हो जा रहे हैं, इसलिए इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षी विधि कहा गया है। और डीएनए का द्विगुणन इसी विधि के द्वारा होता है। ये इसकी प्रायोगिक पुष्टि मेसेल्सन और स्टॉल ने की। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन ना तो डिस्पर्सिव मेथड के द्वारा होता है ना ही कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, बल्कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही होता है। और इस विधि के अंतर्गत जो
50% डीएनए हैं वो एक जनरेशन में कंजर्व हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन से जो डीएनए बन रहे हैं उसमें एक स्ट्रैंड डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ये हो गई सेमी कंजर्वेटिव मेथड। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको पता है कि सेल या कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इस आधार पर डीएनए रेप्लिकेशन भी दो प्रकार का हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखें तो इनमें थीटा मॉडल रेप्लिकेशन पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और सर्कुलर होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में थीटा मॉडल रेप्लिकेशन पाया जाता है। इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, तो इस प्रकार से इनमें थीटा मॉडल रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और लीनियर शेप होता है, तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनाता है। ठीक है, मतलब कि वाई शेप्ड द्विगुणन साक बनाता है, जिसको कि रेप्लिकेटिंग फॉर्क बोलते हैं। इस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था, तो हमने अभी पीछे देखा कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिशेल्सन और स्टॉल ने किया था इसका, कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसी के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। मिशेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में अपने प्रयोग के द्वारा डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि की प्रायोगिक पुष्टि की थी। इन्होंने अपने प्रयोग में नाइट्रोजन के एक भारी समस्थानिक N15 का प्रयोग किया था। ठीक है, N15 जो है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप होता है, जबकि हमको पता है कि जो सामान्य नाइट्रोजन है वो N14 होता है। तो इन्होंने ये देखने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। साथ ही इन्होंने सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया। सीजियम क्लोराइड जल में घुलनशील एक भारी लवण है। इसका प्रयोग करके घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा ये प्रमाणित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा ही होता है। यहाँ पर देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये पेरेंटल डीएनए है जिसके दोनों स्ट्रैंड N15 है, मतलब कि नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप वाले हैं दोनों स्ट्रैंड। ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए है। इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क बना रहा है। दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो N15 है और रेप्लिकेशन के बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डीएनए बन रहे हैं उसमें एक स्ट्रैंड N15 है, यानी कि पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो N14 है। ये न्यू स्ट्रैंड है जो N14 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 50% जो है वो पेरेंटल डीएनए प्राप्त हो रहा है और 50% न्यू डीएनए, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो बन रहा है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 50% पेरेंटल डीएनए है वो एक जनरेशन में कंजर्व हो जा रहा है, संरक्षित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जनरेशन में पेरेंटल डीएनए का 50% कंजर्व हो जाता है, मतलब एक पीढ़ी में। ठीक है, एक जनरेशन में पिछली पीढ़ी का पेरेंटल जनरेशन का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है। तो इस प्रकार से अगली जनरेशन में उसका 50% कंजर्व हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसका 50% कंजर्व हो जाएगा। यानी कि यदि हम मान लें कि एक जनरेशन में 100% डीएनए जो है वो उसकी अगली जनरेशन में 50% कंजर्व हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में 50% यानी 25% कंजर्व होगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हम बोलें तो वहाँ पर 25% का 50% यानी कि 12.5% डीएनए कंजर्व हो जाएगा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें और कौन कौन से एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।